स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है, जो कि अभी मात्र आप सभी के लिए पीडीएफ 150 रुपए में मिल जाएगी। जिनके लिए परचेस करना है 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना है, यहाँ पर ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक हैं, गद्य साहित्य पद्य साहित्य की 1300 रुपए में दोनों बुक आप सभी के लिए मिल जाएंगी, जिसमें आपका पूरा हिंदी साहित्य जो है क्रमबद्ध और विस्तृत साहित्य आपके लिए मिलेगा। तो जिनके लिए बुक मंगवाना है एक बार आप संपर्क कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय मात्र 100 रुपए की पीडीएफ है। तो जिनके लिए पीडीएफ बुक जो भी परचेस करना है संपर्क कर लें। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर कि इंदुमती किस विधा की रचना है। इंदुमती नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास किस विधा की रचना मानी जाती है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है। क्या होगा आप सभी का सही आंसर। इंदुमती जो है नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास किस विधा की रचना है। तो आप सभी का यहाँ पर कहानी सही आंसर है। बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है, कहानी आपका यहाँ पर सही आंसर। इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं और इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। इंदुमती को मौलिक कहानी ना मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 2 दिया गया है, आकाशदीप और पुरस्कार किस कहानीकार की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना रमेश चंद्र शुक्ल या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, इनमें से आप सभी के लिए बताना आकाशदीप और पुरस्कार किस कहानीकार की कहानियां रचनाएं मानी जाती हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 में जयशंकर प्रसाद। आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है, जयशंकर प्रसाद। छायावाद युग की प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी कहानी संग्रह में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 दिया गया है। 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, इनमें से कौन प्रगतिवादी धारा का कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा सही आंसर बताइएगा। केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, हरिऔध, ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। कौन प्रगतिवादी धारा के कवि नहीं है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर हरिऔध जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विद्यासागर उपाध्याय, हरिऔध आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। ये द्विवेद युग के कवि माने जाते हैं। प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। और केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन ये प्रगतिवादी धारा के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, किसकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सही आंसर बताने शमशेर बहादुर से, मुक्तिबोध भवानी प्रसाद मिश्र या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर। किसकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है शमशेर बहादुर से है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, शमशेर बहादुर से है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। मन का राग, एक पीली शाम और धूप कोठरी के आईने में कड़ी, गिर गया है समय का रथ और समय साम्यवादी आदि इनकी रचनाएं हैं। जबकि मुक्तिबोध भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है। 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि गुलरा के बाबा कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर नागार्जुन, मार्कंडे, उपेंद्रनाथ अस्त, उर्मिला श्रीश। क्वेश्चन नंबर 5 में सही आंसर गुलरा के बाबा कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। सभी लोग चयन करिएगा, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मार्कंडे माने जाते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। मार्कंडे समकालीन कहानीकार हैं। पान फूल, हंसा जय अकेला, भूदान, माही, बीच के लोग आदि जो है इनकी महत्वपूर्ण
कहानी संग्रह जो है माने जाते हैं। धातुसेन प्रसाद जी के किस नाटक के पात्र हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में बताना। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवसौम्य। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए बताना है धातुसेन प्रसाद जी के किस नाटक के पात्र हैं? कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है स्कंदगुप्त। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये वाला विकल्प। स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। प्रसाद जी का नाटक है। प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका प्रथम नाटक सन 1910 में प्रकाशित सज्जन को माना जाता है। कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्राश्चित, राजश्री, वैशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवसौम्य महत्वपूर्ण इनके जो है ये नाटक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हो गया। 7वां क्वेश्चन दिया गया है अवधी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कृत्रिम या फिर कोसली या बघेली या कृत? क्या है आप सभी का सही आंसर? तो सही आंसर है आप सभी का 7 में अवधी भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 7 में आप सभी का सही आंसर होगा कोसली। सही आंसर है बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कोसली। अवधी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। अवधी बोली का क्षेत्र अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, लखनऊ आदि तक जो है माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में बताना प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 8 में चयन करना है प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? 8 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा प्रगतिवादी की समय सीमा मानी जाती है 1936 से 1943। आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर देखिएगा। यहाँ पर भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी, द्विवेदी युग 1900 से 1918, छायावाद 1918 से 1936, प्रगतिवाद 1936 से 43 और प्रयोगवाद 1943 से 1953। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर क्या है? प्रेम सरोवर आप सभी के लिए बताना है मौलिक नाटक, कविता, अनुदित नाटक या फिर हास्य व्यंग्य है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 दिया गया है भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर क्या है? चयन करिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर कविता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर कविता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। काव्य संग्रह भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, वैशाख महात्म्य, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप ये महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं भारतेंदु जी की। अगला क्वेश्चन है पद्मावत किसकी रचना है? 10 में आप सभी के लिए चयन करना है कबीर, तुलसीदास, जायसी, सूरदास। इनमें से आप सभी के लिए बताना है पद्मावत किसकी रचना मानी जाती है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा पद्मावत के रचनाकार जायसी जी माने जाते हैं। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। इसमें 57 खंड है और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे और अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर रहते थे। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा, कन्हावत आदि महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया गया है। 11 में बताना है कि हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? 11 में चयन करिएगा। द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। इनमें से आप सभी के लिए बताना है हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या माना जाता है। दीपक जी, तनु जी, पुष्पा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प यहाँ पर भारतेंदु युग आप सभी का सही आंसर है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल भारतेंदु युग है। विद्वानों ने सर्वसम्मति से भारतेंदु हरिश्चंद्र को
हिंदी निबंध का जनक माना है। और इनके निबंध हैं कश्मीर सुषमा, कालचक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी आदि जो है इनके निबंध माने जाते हैं। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है 12 में आप सभी के लिए बताना है। विवरणात्मक, विचारात्मक, भावात्मक या वर्णनात्मक, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है 12वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। 12वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का यहां पर विचारात्मक आप सभी का यहां पर सही आंसर है। बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा। विचारात्मक आप सभी का यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा क्या दिया गया है। यहां पर हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल बिल्कुल भारतेंदु युग नहीं होगा, शुक्ल युग आपका यहां पर जो है शुक्ल युग होगा। शुक्ल युग होगा सही आंसर। सी वाला जो विकल्प है वह आप यहां पर सुधार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा क्या है आप सभी का यहां पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहां पर देखिएगा अगला क्या दिया गया है। 13वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। 13वां क्वेश्चन आप सभी का यहां पर है हिंदी गल्प माला मासिक पत्र जो है कहां से प्रकाशित हुआ था। 13 में आप सभी के लिए चयन करना है। 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। बनारस, प्रयाग, काशी या कोलकाता से, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है काशी, यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला जो विकल्प है काशी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। काशी से जो है प्रकाशित हुआ था। यह पत्रिका 1918 में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद तथा इलाचंद जोशी की प्रारंभिक कहानियां इसी में छपती थी हिंदी गल्पमाला में। आदिकालीन कविता का प्रधान रस कौन सा है, इनमें से आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया गया है श्रृंगार रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा आदिकालीन कविता का प्रधान रस कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका यहाँ पर सही आंसर वीर रस आपका सही आंसर है। वीर रस जो है प्रधान रस माना जाता है। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। विसल देव रासु, परमाल रासु, पृथ्वीराज रासु आदिकालीन प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है। दार्शनिक आधार आप सभी के लिए बताना है। व्यक्तिवाद है, साम्यवाद, सामंतवाद, अस्तित्ववाद, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या माना जाता है। 15वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। और आप सभी का यहाँ पर साम्यवाद सही आंसर है। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार साम्यवाद है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 16वां क्वेश्चन है। 16 में आप सभी के लिए चयन करना है कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है। 16 में चयन करिए 2009 में, 2005, 2001, 2008, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 2005 में। कब मिला है 2005 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1995 में कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए साहित्य अकादमी मिला और 1995 में ही आत्मजयी काव्य के लिए व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 17 दिया गया है। रामचरितमानस किस भाषा की रचना मानी जाती है। अवधी में है या खड़ी बोली, अपभ्रंश, ब्रजभाषा में है। 17 में सही आंसर चयन करना है। रामचरितमानस किस भाषा की रचना मानी जाती है।
बताइएगा 17 में सही आंसर क्या होगा। अवधि आपका सही आंसर है, ये वाला विकल्प। बहुत बढ़िया, अवधि आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तुलसीदास इसके लेखक हैं। तुलसीदास द्वारा अवधि में रचित अन्य ग्रंथों में बरबई रामायण भी है, पार्वती मंगल, रामलला नैचू, रामज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, ये महत्वपूर्ण रचना है। इन्होंने ब्रज में विनय पत्रिका, तुलसी विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, द्वावली रचनाएं लिखी हैं किन्होंने? तुलसीदास जी ने। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 18वां क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है? सुमित्रानंदन पंत, अज्ञे, विष्णुदास, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है? 18वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है और 18 में आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या है ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अज्ञे सही आंसर होंगे। अज्ञे आपका सही आंसर है। मनोविश्लेषणवादी कवि कौन है? अज्ञे माने जाते हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। 1943 में इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया है। तार सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। अभी तक इन्होंने चार तार सप्तकों का प्रकाशन किया था और अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों को राहों का नवेशी कहा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? 19 में आप सभी के लिए बताना है। बिहारी, आलम, आचार्य केशव, घनानंद। बताइए क्या होगा आप सभी का सही आंसर। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? उन्नीस में केशव दास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रीति काल को 3 काव्यधारा में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि केशव दास माने जाते हैं। केशव ओरछा नरेश महाराज रामसिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु राजस्थित कवि थे। केशव दास जी का उपनाम वेदांती मिश्र था। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी रचना में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतनबावनी, विज्ञान गीता, वीर सिंह, देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका महत्वपूर्ण रचना इन्होंने लिखी हैं। शुद्ध कविता की खोज 1956 रचना किसकी मानी जाती है? 20 में आप सभी के लिए बताना है। सभी के कमेंट देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर बताते जा रहे हैं। क्या होगा आप सभी का सही आंसर? शुद्ध कविता की खोज रचना किसकी मानी जाती है? 20 में आप सभी के लिए बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। रामधारी सिंह दिनकर आप सभी का यहाँ पर वह सही आंसर है। रामधारी सिंह दिनकर आप सभी का सही आंसर होंगे। इनके काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान हैं। और दिनकर जी को समय का सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। ये क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 21 है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? 21 में चयन करना है। यशपाल, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, रांगी राघव। क्या होगा सही आंसर? 21 में बताना। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? लखनऊ में। इसके अध्यक्ष थे प्रेमचंद जी। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रेमचंद आपका सही आंसर होंगे। 1936 में यह अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन के समय से ही हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। और प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्सवाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। प्रगतिवादी कवि में केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, रांगी राघव प्रमुख माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? रालाजी, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर दिया गया है छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवित्री हैं। त्रिधारा, मुकुल इनकी रचनाएं मानी जाती हैं, जो कि पूछी जाती है। रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 23वां क्वेश्चन है।
संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 में सही आंसर बताइए। 3, 4, 7, 6 इनमें से चयन करना है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? किरण जी, नीतू जी, सुनैना जी, दिशु जी, राजीव जी, आप सभी का सही आंसर होगा संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 24 है कि कामायनी किस प्रकार की रचना है? गीति काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है। कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। कामायनी किस प्रकार की रचना मानी जाती है, ये आप सभी के लिए यहां पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है महाकाव्य सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है 15 सर्गों में और इसका रस जो है शांत रस माना जाता है। इसके प्रमुख पात्रों में मनु, श्रद्धा, ईड़ा कुमार हैं। कामायनी का मुख्य छंद ताटंक छंद है और उर्वशी, कानन कुसुम और वनमिलन, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर आदि रचनाएं प्रसाद जी की हैं। तो यहाँ पर एक उर्वशी दिनकर जी की है, तो एक उर्वशी रचना जो है प्रसाद जी की भी मानी जाती है। अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है? बताइएगा। 25 में आप सभी के लिए बताना है। अंतर्वेदी कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा 25 में चयन करना है। अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है? चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 25 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ब्रजभाषा। अंतर्वेदी ब्रजभाषा का नाम। ब्रजभाषा एक क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इसके अलावा यह भाषा हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 26 दिया गया है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वह क्या कहलाते हैं? वर्ण ध्वनि, व्यंजन ध्वनि, संधि स्वर या विसर्ग ध्वनि? बताइएगा। वह स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वह क्या कहलाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है स्वर ध्वनि, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर आपका संधि स्वर कहलाते हैं। देखिए संधि स्वर होगा सी वाला विकल्प। वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वह संधि स्वर कहलाते, जैसे ए, आई, ओ, औ आदि जो है। आपका सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 27 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। फोर्ट विलियम कॉलेज सन 1832, 1812, 1824, 1800 में। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी का यहाँ पर 1800 ईस्वी सही आंसर है। 1800 ईस्वी में मार्कवेस बेलेजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। यह कॉलेज प्राच्य विधाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र था। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि हजारों पुस्तकों का अनुवाद भी हुआ है। देवनागरी अंक कितने होते हैं? देवनागरी अंक जो है 15, 13, 9 या फिर 11 होते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 28। कल्पना जी, रमेश जी, रागिनी जी, सही आंसर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर 28 में 9 आपका यहाँ पर सही आंसर है। 9 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। देवनागरी लिपि में 9 अंक होते हैं। उदाहरण के लिए ए दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है? 29वां क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार की होते हैं? 29 में सही आंसर चयन करना है। बताइएगा। हिंदी वर्णमाला में रजनी जी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 13, 16, 15, 11। ये आप सभी के लिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं।
और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 प्रकार के होते हैं। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आ बड़ा आ, ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ, री ए, ऐ ओ औ ये माने जाते हैं। कुछ विद्वानों स्वरों की संख्या 13 मानते हैं, जिसमें अम और आहा को भी स्वरों में गणना करते हैं, जबकि अम और आहा तो क्या है, अयुग्म कहते हैं इनके लिए। विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि है? क्वेश्चन नंबर 30 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा ब्रंश, मैथिली, ब्रज या फिर अवधी भाषा। इनमें से चयन करना है कि विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि माने जाते हैं। 30वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 30 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये मैथिली भाषा के कवि माने जाते हैं। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। यह संस्कृत के कवि, संगीतकार, लेखक, दरबारी और राज पुरोहित थे, इस भक्त थे। इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, मैथिल कोकिल कहा जाता है, मैथिली भाषा के कवि हैं। प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी कब बनी? क्वेश्चन नंबर 31 में बताना 10वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, बताइए। प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी कब बनी? 31वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। सही आंसर है 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी में बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? आ ओष्ठ है, तालु है, मूर्धा है, कंठ है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 32 दिया गया है। 32 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 32 में कंठ। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कंठ होगा, यहाँ पर कंठ लिखा है तो कंठ आपका सही आंसर होगा। का खा गा घा जो है कंठ ध्वनियां मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 33 है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं? 3, 4, 5, 10। 33वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर 5 सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी उपभाषा, पहाड़ी हिंदी उपभाषा और राजस्थानी हिंदी उपभाषा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? 34 में आप सभी के लिए बताना है, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, ब्रज। आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर बघेली सही आंसर होगा। बघेली पश्चिमी हिंदी की नहीं, बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली जिसको कौर भी कहा जाता है, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज भाषा और कन्नौजी आती हैं। 35वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 35 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, हिंदी के किस कवि ने मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखी हैं? 35 में आप सभी के लिए वह कवि बताना, नरेश मेहता, नागार्जुन या फिर विपिन कुमार अग्रवाल, धूमिल जी हैं। 35 में सही आंसर चयन करिएगा। हिंदी के किस कवि ने मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखी हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा नागार्जुन, आपका यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, नागार्जुन। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम की प्रति है, जो विश्व बंधु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 36 है कि किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है? 36 में चयन करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, शमशेर बहादुर शाह, हरिऔध जी, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से बताना है कवि सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है किसके लिए? 36 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो 36 में अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है।
बहुत बढ़िया। इन्होंने प्रिय प्रभास, पारिजात, वैदेही वनवास 3 प्रबंध काव्य भी लिखे हैं। और प्रिय प्रभास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है माना जाता है। गणपति चंद्र गुप्त जी ने हरिवंश जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। अर्धनागरी किस लिपि से विकसित हुई है? अर्धनागरी कुटिल लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, देवनागरी लिपि, गुप्त लिपि। 37 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। अर्धनागरी किस लिपि से विकसित हुई है, बताइएगा। 37 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कुटिल लिपि, आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, कुटिल लिपि आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर कुटिल लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है ये बताना है। गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि या फिर कुटिल लिपि। तो आप सभी का यहाँ पर 38 में सही आंसर होगा गुप्त लिपि, यहाँ पर सही आंसर है। गुप्त लिपि ए वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिएगा, सबसे पहले इस प्रकार जो है इनका विकास दिया। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि, सिद्ध मातृका लिपि भी कहते हैं। फिर कुटिल लिपि से नागरी लिपि और शारदा लिपि का विकास हुआ है। परंतु आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है? ब्राह्मी लिपि माना है। कुटिल लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? इसका आंसर तो देखिएगा इस प्रकार, अगर देखें तो गुप्त लिपि है, लेकिन आयोग ने इसका जो आंसर माना है वह ब्राह्मी लिपि माना है, ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 39वां क्वेश्चन है, गुप्त लिपि जो कि सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? साकी, शबद, रमैनी या फिर बीजक? बताइएगा कनकलता जी, दीवान पाठक जी, सालू जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इनमें से चयन करना है। तो बीजक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर? बीजक। बीजक है सही आंसर है। बीजक को कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने 1464 ईस्वी में संग्रहित किया था। बीजक में कबीरदास द्वारा रचित साकी, शबद, रमैनी संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों का स्पर्श करती है? बताइएगा 40 में पा, चा, ता या फिर का? 40 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इनमें से बताना है कि किस वर्ण के उच्चारण में जीवा जो है दांतों का स्पर्श करती है। तो सही आंसर होगा ता। आप सभी का यहाँ पर ता जो है वह सही आंसर होगा। ता यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जिसे हम दंत वर्ण कहते हैं। दंत वर्ण के अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना, ला, सा वर्ण जो है आते हैं। निराकरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 41 में चयन करना। निराकरण, नी या फिर निराक या निर या फिर निरा। 41 में सही आंसर बताइएगा। दिव्यांशु जी, छवि शंकर जी, पारुल जी, आपका सही आंसर है। निराकरण शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निर आपका यहाँ पर सही आंसर है। निर्धन, आधन, करण, निराकरण। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर दिया गया है, शब्दों के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहा जाता है? व्यंजना शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, प्रसाद शब्द शक्ति। 42 में चयन करना है। तो यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अभिधा शब्द शक्ति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या अभिधा, व्यंजना, लक्षण। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 43 में आप सभी के लिए चयन करना, 5 या फिर 4 या 8 या फिर 6। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर दिया गया है और 43 में आप सभी का यहाँ पर 5 भेद होते हैं।
ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 44वां क्वेश्चन है, आप शब्द किस सर्वनाम का बोध कराता है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। 44 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, आप शब्द किस सर्वनाम का बोध कराता है? चवालीस का सही आंसर होगा निजवाचक, आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। निजवाचक सर्वनाम का बोध कराता है, जैसे मैं अपना काम आप कर लूंगा। आप शब्द जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में ही प्रयोग किया जाता है, और जैसे आप बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 45, हरि घर में है वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक, अधिकरण कारक। 45 में चयन करना, हरि घर में है वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? चयन करिएगा। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर अधिकरण कारक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर अधिकरण कारक है। संज्ञा का वह स्वरूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का व्यक्ति चिन्ह मैं, पर, अंदर, भीतर, ऊपर आदि जो है माने जाते हैं। यहाँ पर में दिया गया है, हरि घर में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर 40वां क्वेश्चन क्या दिया गया है रिंकू जी। 40वां क्वेश्चन है कि अविदा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर किस शब्द शक्ति से शब्द का अर्थ लिया जाता है? वह कौन सी शब्द शक्ति है? अविदा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति से शब्द का अर्थ लिया जाता है वह कौन सी शब्द शक्ति? अलंकार है, छंद है, व्यंजना है, रस है। 40 का सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर व्यंजना सही आंसर होगा। अविदा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति से शब्द का अर्थ लिया जाता है व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति के भी 2 भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 47 दिया है, गाय दूध देती है वाक्य का प्रकार बताइएगा। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, निश्चित वाक्य, मिश्र वाक्य। 47 में चयन करना है। गाय दूध देती है वाक्य का प्रकार बताना है, तो ये तो आपका सरल वाक्य माना जाएगा। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। सरल वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण सरल वाक्य कहते हैं, जैसे बिजली चमकती है। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, जैसे जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। विशेषण शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता है? अवस्था, कारक, वचन या फिर लिंग। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 48 दिया गया है। विशेषण शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता है? कारक आपका सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कारक यहाँ पर सही आंसर होगा। संहार शब्द का उपसर्ग बताइएगा। सह होगा, सा होगा, सह या सम होगा। 49 में चयन करना है। संहार शब्द का उपसर्ग बताना है। 49 में आप सभी का यहाँ पर सम होगा सही आंसर। क्या है? सम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प सही आंसर है। जो धातु संज्ञा विशेषण से बनती है वह क्या कहलाती है? जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है वह क्या कहलाती है? इनमें से आपके लिए चयन करना है। पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, क्रिया विशेषण। तो आकाश जी, रागिनी जी, वह कहलाती है नाम धातु क्रिया। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है वह नाम धातु क्रिया कहलाती है, जैसे बात से बतियाना,
लात से लतियाना, जूता से जुतियाना, ये जो है सही आंसर होगा। तो इस प्रकार जो है आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज शाम को 4 बजे ये क्लास आपके लिए लाई जाती है। इसके बाद रात्रि में 9 बजे आपकी क्लास होती है और 10 बजे क्लास होगी। तो इन क्लासों में आप सभी लोग जुड़िएगा। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है, मात्र 150 रुपए में इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं आप। 9399553966 पर आप संपर्क कर लें। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए गद्य साहित्य, पद्य साहित्य की बुक मंगवाना है, 1300 रुपए में दोनों बुक आप सभी के लिए मिल जाएंगी, जिसमें आपका पूरा हिंदी साहित्य आपका दिया होगा, वे संपूर्ण जीवन परिचय मिल जाएगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक कर लीजिएगा क्लास को। रागिनी जी, नीता जी, पारुल जी, जतन जी, कल्पना जी, गायत्री जी, पराया पंछी, आकाश जी, पारुल जी, प्रियंका जी, दीपक जी, तनु जी, डीके जी, मेधा जी, अनीता जी, वंदना जी, सुनैना जी, हसन जी, शारदा जी, कंचन जी, करण जी, किरण जी, आरती जी, प्रिया जी, दिव्यांशु जी, नीतू जी, सुनैना जी, कीर्ति जी, दीवान पाठक जी, सालू जी, उन्नति जी, दिशु जी, मनोज जी, तनु जी, मनीषा जी, प्रियंका जी, पुष्पा जी, राज जी, सुनैना जी, रमेश जी, छवि शंकर जी, प्रिया जी, दिव्यांशु जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रात वाली क्लास में आप सभी लोग अवश्य जुड़िएगा। जय हिंद।